हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कृष्णा अरोड़ा। आज का हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत। आज हम संस्कृत में संजीव डेस्क वर्क का मॉडल पेपर नंबर 3 देखेंगे। मॉडल पेपर नंबर 1 और 2 मेरे चैनल पर बनाया गया है, आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम सामान्य निर्देश दिए गए होते हैं। क्या दिए गए होते हैं कि हमें सबसे पहले नामांकन लिखना होता है और सारे प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य होता है, यानी सारे प्रश्न हल करने अनिवार्य होते हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर उनके सामने दिए गए रिक्त स्थानों पर लिखने होते हैं। और प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पात्मक प्रश्न है, यानी ऑप्शन वाले प्रश्न है। तो उनके सामने हमें जो कोष्टक दिया गया है उसका आंसर वहां लिखना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 से 8 क्या दिया गया है। नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, पर्यावरणेन पदे प्रयुक्तः उपसर्गः अस्ति, यानी पर्यावरणेन पद में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। अब सबसे पहले हमें देखना होगा उपसर्ग। जैसा कि मैंने पिछले मॉडल पेपर के वीडियो में भी बताया था कि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो अब पर्यावरणेन में कौन सा उपसर्ग है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्र उपसर्ग, बी परा उपसर्ग, सी परि उपसर्ग या फिर डी प्रति उपसर्ग। तो इसका सही आंसर होगा परि उपसर्ग, परि प्लस आवरण यानी पर्यावरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ग। अब सेकंड प्रश्न है, गुहाम दृष्टवा सह अचिंत्यत, यानी गुफा को देखकर उसने सोचा। रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति, यानी रेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है। अब हमें रेखांकित पद कौन सा है, दृष्टवा। अब हमें देखना है दृष्टवा के अंदर कौन सा प्रत्यय है। अब हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कत्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय, यत प्रत्यय और तव्यत प्रत्यय। तो सबसे पहले है कत्वा। कत्वा प्रत्यय का यूज होता है जब किसी शब्द का अर्थ करके के अर्थ में प्रकट होता है, तब कत्वा प्रत्यय यूज होता है। तो इसके पीछे होता है त्वा। सेकंड है लप्य, तो जब किसी धातु रूप में उपसर्ग जुड़ा हुआ हो साथ में, तब कत्वा के स्थान पर लप्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। थर्ड है यत प्रत्यय, जब करना चाहिए का अर्थ प्रकट करना होता है, जो करना चाहिए या जो कार्य किया जाना चाहिए, ऐसा अगर भाव प्रकट होता है तब हम यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और लास्ट है तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय के अंदर भविष्य का अर्थ प्रकट होता है, तो ये कार्य करना चाहिए। तो ये जो भविष्य का अर्थ प्रकट होता है तब हम तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, गुहाम दृष्टवा सह अचिंत्यत, यानी गुफा को देखकर उसने सोचा। तो अब यहाँ पे क्या आया है, देखकर और त्वा यानी त्वा। तो इसके अंदर हो जाएगा कत्वा प्रत्यय। तो इसका आंसर हो जाएगा क, कत्वा। अब हमारी प्रश्न संख्या 3 है, पुत्र सर्वथा सत्यम वदसी अस्मिन वाक्ये अव्यय पदम अस्ति, यानी पुत्र सदा सत्य बोलो। इसके अंदर अव्यय पद क्या है। तो अव्यय पद क्या होता है, अव्यय पद ऐसा पद होता है जो किसी भी विभक्ति पुरुष और वचन के अनुसार चेंज नहीं होता है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वदसी, पुत्र, सत्यम और सर्वथा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घ, सर्वथा। अब हमारी प्रश्न संख्या 4 है, अहम कुटुंबम मन्ये क स्वनगरम, ख वसुंधराम, ग स्वग्रामम या घ स्वकुलम। तो इसका आंसर हो जाएगा ख वसुंधराम। अब हमारी प्रश्न संख्या 5 है, पूरा गजधरा आसन, क वास्तुकारः, ख आचार्यः, ग स्वर्णकारः या फिर घ शस्त्र निमांतारः, यानी पूरा गजधर कौन था वो वास्तुकार। तो इसका आंसर हो जाएगा क वास्तुकार। अब हमारी प्रश्न संख्या 6 है, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम अस्ति, यानी प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते, इस वाक्य में सर्वनाम पद कौन सा है। अब अगेन क्या आया है, सर्वनाम पद। तो सर्वनाम पद क्या होता है, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। अब हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क वर्तते, ख बाहुल्यम, ग अस्मिन या फिर घ प्रदेशे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग अस्मिन, यानी इस प्रदेश में हस्तशिल्प बहुत सारे पाए जाते हैं। अब प्रश्न संख्या 7 है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर महोदय रचित काव्यम अस्ति, यानी श्रीधर भास्कर वर्णेकर महोदय द्वारा रचित काव्य कौन सा है। अब हमें अगेन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क शीतौ राजते स्वर्ण भूमि, ख सदैव पूरितो निदेहि चरणम, ग भारत जनता है या फिर घ नीतिवनितम। तो इसका आंसर हो जाएगा ख सदैव पूरितो
निदेहि चरणम। अब हमारी प्रश्न संख्या 8 है, पुत्री अंबिका खाली जगह क्रोड़े उपविष्टि। पुत्री अंबिका किसकी गोद में बैठी थी? क्रोड़े यानी गोद में, उपविष्टि यानी बैठी थी। क मातु माता की, ख भ्रातु भाई की, ग भगिन्यः बहन की, या फिर घ पितु पिता की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ पितु यानी पिता की। प्रश्न संख्या 9 है, विशेषणम विशेष्यम मेलनम कुरुत, यानी विशेषण शब्द का विशेष शब्द से मेल करो। अब हमें एक तरफ विशेषण शब्द दिए गए हैं और एक तरफ विशेष शब्द दिए गए हैं, अब हमें उनका मेल करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विशेषण शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जो किसी की विशेषता प्रकट करते हैं उसे हम विशेषण शब्द कहते हैं, और विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो देखो ऑप्शन हमें 4 दिए गए हैं, कौन से विशेषण है? अवम, महत्वाधायिनी, प्राचीने और एकः। और विशेष्य कौन कौन सा है? संस्कृति, इतिहासे, प्रदेशः और समवायः। अब हम इसका आंसर देखते हैं। अब अयम विशेषण के साथ प्रदेशः विशेष्य लगेगा, अयम प्रदेशः। और महत्वाधायिनी के साथ संस्कृति, महत्वाधायिनी संस्कृति। प्राचीने के साथ इतिहासे, प्राचीने इतिहासे। एक के साथ समवायः, एकः समवायः। अब हमारी प्रश्न संख्या 10 है, अधोलिखितानां पदानां संधिम संधि विच्छेदम कुरुत, यानी नीचे दिए गए शब्दों का अगर संधि दी गई है तो संधि विच्छेद करो, और संधि विच्छेद दी गई है तो संधि बनाकर लिखो। तो हमें यहाँ पे 2 पद दिए गए हैं। पहला हमें संधि विच्छेद दिया गया है क्रय प्लस अर्थम, तो इसका हमें संधि बना के लिखना है। और दूसरा है इत्यनयो, इसका हमें संधि विच्छेद करना है। तो क्रय प्लस अर्थम, इसका संधि क्या होगा? क्रयार्थम। और नेक्स्ट है इत्यनयो, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस अनयो यानी इत्यनयो। तो ये तो हो गई हमारी प्रश्न संख्या 10। अब हमारी प्रश्न संख्या 11 है, रेखांकित पद माध्यकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी नीचे जो रेखांकित पद दिए गए हैं उनको आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण करो। अब क है, सा महाराष्ट्रस्य प्रथम महिला शिक्षिका आसीत, वह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका थी। तो अब इस वाक्य के अंदर किसके नीचे अंडरलाइन की गई है? महाराष्ट्र से थे। तो महाराष्ट्र से को आधार बनाकर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। अब महाराष्ट्र, इसके अंदर महाराष्ट्र की, तो यहाँ पे कौन सा कारक लगा है? की कारक लगा है। तो प्रश्न का निर्माण हम कारक को देखकर करते हैं। अगर आपने मेरा कारक वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो महाराष्ट्र की, तो इसके अंदर कौन सा कारक लगा है? की कारक। अब की कौन सा कारक होता है? संबंध कारक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की रारेरी। तो की कौन सा कारक हो गया? संबंध कारक। तो संबंध कारक के अंदर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रश्न बनेगा, वह किसकी प्रथम महिला शिक्षिका थी। तो यहाँ पे किसकी आया है, तो किसकी के लिए हम किम शब्द रूप का प्रयोग करते हैं। तो अब हम यहाँ, तो अब ये महाराष्ट्र है तो ये अकारांत शब्द रूप है, अकारांत है तो इसके लिए अब हम किम शब्द रूप पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति एक वचन देखेंगे। तो क्या होता है? क कौ के कम कौ कान, केन काभ्याम कई, कस्मे काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयो केशाम। तो क्या होता है? एक वचन कस्य। तो आ जाएगा सा कस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसी, वह किसकी प्रथम महिला शिक्षिका थी। सेकंड वाक्य है, समयात् पूर्वम आयासम करोषि, इसका अर्थ होता है समय से पहले प्रयास करना। तो यहाँ पर रेखांकित पद है समयात्। अब समयात् यानी समय से, तो अब इसके अंदर से लगा हुआ है तो कौन सा लगेगा? कारक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग, तो इसके अंदर पंचमी विभक्ति लगेगी। तो समय से पहले, तो अब इसका प्रश्न बनेगा किससे पहले वह प्रयास कर रहा था। तो अब यहाँ पे किससे आया है, तो इसके लिए हम किम शब्द रूप का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे किम शब्द रूप पुल्लिंग पंचमा विभक्ति एक वचन, क कौ के कम कौ कान, केन काभ्याम कई, कस्मे काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः। तो यहाँ पे क्या आएगा? कस्मात्। तो इसका वाक्य बन जाएगा, प्रश्न बन जाएगा, कस्मात् पूर्वम आयासम करोसि, किससे पूर्व प्रयास कर रहे थे या प्रयास करना चाहिए।
संस्कृत में वाक्य निर्माण कैसे करते हैं इसका डिटेल वीडियो भी मेरे चैनल पर बनाया गया है, आप उसे वहां जाकर देख सकते हो। अब हमारी प्रश्न संख्या 12 है, मम नृत्येर मुग्धम समम जगत अत्र रेखांकित पदयो विशेषणम विशेष्य पदम च प्रथकम कुरुत। यानी अब इस रेखांकित पद में हमें विशेषण और विशेष्य पद अलग अलग करना है। तो रेखांकित पद क्या है, समम जगत यानी पूरा जगत, तो इसके अंदर विशेषण पद क्या हो जाएगा, समम, और विशेष्य पद जगत। अब हमारी प्रश्न संख्या 13 है, कोष्टकेषु प्रदत्तेषु शब्देषु समुचिताम विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यानी कोष्टक में दिए गए जो शब्द दिए गए हैं उसकी उचित विभक्ति का प्रयोग करते हुए हमें रिक्त स्थान का पूरा करना है। तो हमें 4 सेंटेंस दिए गए हैं। फर्स्ट है बालक खाली जगह सह गच्छति, तो यहाँ पे है पितृ। सेकंड धिक्क खाली जगह और दिया गया है दुर्जन। थर्ड सह खाली जगह धनम ददाति, और फोर्थ है खाली जगह अध जनः तिष्ठति। तो हम सबसे पहले पहला देखते हैं, बालक खाली जगह सह गच्छति। अब यहाँ पे सह शब्द आया है, तब हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा पितृ शब्द रूप की तृतीय विभक्ति एक वचन होता है पित्रा। उसका वाक्य बन जाएगा बालकः पित्रः सह गच्छति। अब सेकंड है धिक्कः, अब पास में दिया गया है दुर्जन। जहाँ पे भी धिक् का शब्द आता है वहां पे हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो दुर्जन शब्द की द्वितीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा दुर्जनम, यानी धिक्कः दुर्जनम। अब हमारा रिक्त स्थान वाला थर्ड सेंटेंस है, सह खाली जगह धनम ददाति, वह धन देता है। अब यहाँ पे कोष्टक में दिया गया है कवि, तो इसमें आ जाएगा कविये, वह कवि को धन देता है। इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, कविये। फोर्थ है खाली जगह अध जनः तिष्ठति, यानी यहाँ नीचे लोग बैठते हैं। अब कोष्टक में दिया गया है वृक्ष, तो वृक्ष के नीचे, तो के आया है तो यहाँ पे हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि संबंध कारक के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो वृक्ष की षष्ठी विभक्ति हो जाएगी वृक्षस्य। तो इसका सेंटेंस बन जाएगा वृक्षस्य अधः जनः तिष्ठति, यानी वृक्ष के नीचे लोग बैठते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 14 है, उचितानि क्रियापदानि मंजुषातः चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यानी नीचे दिए गए जो क्रियापद है उनको उचित रिक्त स्थान में भरना है। तो कौन कौन सा है, सहेते, भवन्ति, गृह्णन्ति, क्षिपन्ति और पश्यन्ति, ये हमें क्रिया शब्द दिए गए हैं। तो हमें 4 सेंटेंस दिए गए हैं। फर्स्ट है पृथ्वी स्वकीय अक्ष खाली जगह, तो यहाँ पे आ जाएगा पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो यहाँ जाएगा गृह्णन्ति, तो पहली खाली जगह में आ जाएगा गृह्णन्ति। सेकंड है बाला प्लास्टिक कस्य तानी अवकर कंडोले, यानी बालक प्लास्टिक के बैग डस्टबिन में क्या करते हैं, फेंकते हैं, तो फेंकते हैं के लिए आ जाएगा क्षिपन्ति, तो इसके अंदर जाएगा क्षिपन्ति। नेक्स्ट है सर्वे नदी जले निमज्जिताः, यानी सभी नदी के जल में डूब गए, तो यहाँ पे हो जाएगा भवन्ति। और ग है माता पितरों नृणाम संभवे क्लेशम सहेथे। अब एक बार वापस हम देख लेते हैं, हमारी फर्स्ट खाली जगह में आएगा गृह्णन्ति, सेकंड में क्षिपन्ति, थर्ड में भवन्ति और फोर्थ में सहेते। तो ये तो हो गया हमारा प्रश्न संख्या 14। अब हमारी प्रश्न संख्या 15 है, मंजुषातः उचितानि संज्ञा पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यानी नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनको हमें नीचे दिए गए रिक्त स्थान में उचित शब्द फिल करना है। तो कौन कौन से शब्द है, मानवाः, चत्वारि, चंचलः, तपः और देवालय। हमें 4 सेंटेंस दिए गए हैं। फर्स्ट है नित्यम वृद्धोपसेविन खाली जगह वर्ध्यन्ते, तो इसके अंदर हो जाएगा चत्वारि, नित्यम वृद्धोपसेविन चत्वारि। इसका अर्थ होता है जो नित्य बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं उन्हें 4 चीजों की वृद्धि होती है। सेकंड है त्रिषु तुष्टेषु खाली जगह सर्वम समाप्यते, इसका अर्थ होता है जाने तीनों माता पिता और गुरु जब तीनों संतुष्ट होते हैं तो किसकी प्राप्ति हो जाती है, तपस्या की समाप्ति हो जाती है। तो इसमें आ जाएगा तपः, त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते। नेक्स्ट है खाली जगह अस्माकम छायायाम विरमन्ति, यानी वह हमारी छाया में विश्राम करते हैं। कौन करते हैं, मानव, तो यहाँ पे आ जाएगा मानवाः, मानवाः अस्माकम छायायाम विरमन्ति, यानी मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अब हमारा लास्ट सेंटेंस है खाली जगह वनम गतवान, यानी वन को गया। कौन गया वन को, चंचल, चंचल नाम का शिकारी वन को गया, तो इसमें आ जाएगा चंचलः, चंचलः वनम गतवान,
चंचल वन को गया। तो अब हम एक बार वापस देख लेते हैं हमारी खाली जगह में क्या क्या आएगा। फर्स्ट में आएगा चत्वारी, सेकंड में तपह, थर्ड में मानवाह और फोर्थ में चंचल। ये तो हो गया हमारी प्रश्न संख्या 15। अब हम देखते हैं हमारी प्रश्न संख्या 16। हमारी प्रश्न संख्या 16 है, प्रश्न पत्र अतिरिक्तात् स्वपाठ्य पुस्तकस्य द्वौ श्लोकौ लिखत। यानी प्रश्न पत्र में दिए गए श्लोकों के अतिरिक्त, उनके अलावा अपनी पाठ्य पुस्तक यानी अपने बुक से कोई भी 2 श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं है। तो मैं यहाँ आपको 2 श्लोक बता रही हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई और दूसरे 2 श्लोक याद है तो आप वो भी लिख सकते हो। फर्स्ट है, अभिवादन्यशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। और सेकंड है, यम माता पितरौ क्लेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निःसृति शक्या कर्तुम वर्ष सतेरपि। तो ये तो हो गई हमारी प्रश्न संख्या 16। अब हम देखते हैं हमारी प्रश्न संख्या 17। हमारी प्रश्न संख्या 17 है, क स्तंभे दत्तम श्लोकांशम ख स्तंभे सह मेलनम कुरुत। यानी हमें 2 खंड दिए गए हैं क और ख, और हमें श्लोक के आधे आधे भाग दोनों में दिए गए हैं। हमें दोनों को मिलाकर पूरा श्लोक लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट है सुपूर्णम सदेवास्ति, अर्थात सदैवी भरा हुआ है। अब सदैवी क्या भरा हुआ है, खाद्यान्न भंडारम यानी खाने का भंडार। तो उसमें क का मिलाप करेंगे हम सेकंड से। सेकंड है, नदीनाम जलम यत्र, का जल जहां है, तो जहां नदी का जल है वहां पीयूषु तुल्यम, वह पीने योग्य है। तो ख का मिलान करेंगे हम फोर्थ से। थर्ड है, इयम वीर भोग्या, तो इसका मिलान करेंगे हम तथा कर्म सेव्या। और फोर्थ है शीतौ राजते, तो इसका मिलान करेंगे हम थर्ड से, भारत स्वर्ण भूमि। अब हम वापस इसके आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट है सुपूर्ण सदेवास्ति खाद्यान्न भंडारम, सेकंड नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, थर्ड इयम वीरभोग्या तथा कर्म सेव्या, और फोर्थ है शीतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब हमारी प्रश्न संख्या 18 है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। अब प्रश्न संख्या 1 है, चंद्र ग्रहणम कथम भवति, चंद्र ग्रहण कब होता है। तो इसका आंसर होगा, यदा पृथ्व्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्र ग्रहणम भवति। यानी जब पृथ्वी की छाया से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध होता है, रुक जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। सेकंड, वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति, यानी जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होती है। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, यानी जेब में पैसों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना हो गया है तो हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राकेशः कस्य तिरस्कारम करोति, यानी राकेश ने किसका तिरस्कार किया। राकेशः सृष्टे उत्पादिन्या शक्ति तिरस्कारम करोति, राकेश ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति का तिरस्कार करता है। फोर्थ है, कार्य समाप्तो गजधरेभ्य किम प्रदीयते स्म, यानी कार्य समाप्ति पर गजधर को क्या दिया गया या क्या प्राप्त हुआ। कार्य समाप्तो गजधरेभ्य वेतनानि अतिरिक्त सम्मानपि प्रदीयते स्म, यानी कार्य समाप्ति पर गजधर को वेतन के अतिरिक्त सम्मान की भी प्राप्ति हुई। अब हमारी प्रश्न संख्या 19 है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखो। पहले तो हमें पूरे वाक्य में लिखना था, अब हमें एक पद में लिखना है, यानी जो आंसर है केवल वही शब्द लिखना है। फर्स्ट है, कस्मे किमपि अकार्यम न भवति, किसको कोई भी कार्य नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षुधार्ताय, यानी भूखे के लिए। नेक्स्ट, कृपणस्य किम नश्यते, यानी कंजूस व्यक्ति का क्या नाश होता है। इसका आंसर हो जाएगा सौख्यम, यानी सुख। नेक्स्ट है, राष्ट्रे किम विदेही, यानी राष्ट्र के प्रति क्या रखो, या राष्ट्र के प्रति क्या रखना चाहिए, किसकी भावना रखनी चाहिए। इसका आंसर होगा अनुरक्तिम, यानी प्रेम की भावना, राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो। नेक्स्ट, मधुमक्षिका किम जन्येत, यानी मधुमक्खी क्या बनाती है या क्या देती है। इसका आंसर हो जाएगा माधुर्यम, यानी शहद। अब हमारी प्रश्न संख्या 20 है, चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि प्रयुक्त चत्वारि वाक्यानि रचयतु, यानी चित्र को देखकर और नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके हमें 4 वाक्य बनाने हैं। अब शब्द कौन कौन से दिए गए हैं, वाहनानि, प्रदूषितम, गति नियमानाम, विविधानि,
राजमार्गस्य और वातावरणम। और नीचे हमें एक चित्र दिया गया है जिसमें हमें बहुत सारी गाड़ियां दिखाई गई है और शब्दों को और इस चित्र को देखकर हमें ये तो पता चल गया है कि हमें वायु प्रदूषण हो रहा है और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां हैं। इसका मतलब है कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे गति नियमानाम दिया गया है और राजमार्ग से दिया गया है यानी राज्य के मार्ग में। ठीक है, तो अब हमें इनको आधार बनाते हुए 4 वाक्य का निर्माण करना है। अथवा मंजुषायाम लिखितानाम शब्दानाम सहाय्येन कथाम लिखित, या फिर नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से हमें कथा लिखनी है। या तो हमें वो शब्द और वो चित्र को देखकर 4 वाक्य बनाने हैं या फिर हमें नीचे एक कथा दी गई है उसकी खाली जगह के अंदर ये शब्द लिखने हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 4 वाक्य कौन कौन से होंगे। चित्र को देखकर 4 वाक्य बनाओ। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा अस्मिन् चित्रे राजमार्गस्य दृश्यम वर्तते। यह चित्र राजमार्ग का दृश्य बताता है। राजमार्गे विविधानि वाहनानि गच्छन्ति, यानी राजमार्ग में बहुत से वाहन जाते हैं। वाहनानां धूमेन वातावरणं प्रदूषितं भवति। वाहन के धुएं से वातावरण प्रदूषित होता है। वाहनस्य गति नियमानां पालनं करणीयम्। वाहनों को गति के नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा प्रश्न संख्या 20 का। अब चित्र को देखकर 4 वाक्य बनाओ और शब्दों को यूज करके 4 वाक्य बनाओ। अब इसके अथवा में दिया गया है इन मंजुषात पदों का प्रयोग करके कथा का निर्माण करना है। अब कौन कौन से शब्द है? आलसा, बीजानी, रुचिः, कृषकः, पुत्रः, सुगुप्तम, मरणानंतरम, क्षेत्रान और समृद्धा। ये हमें शब्द दिए गए हैं। अब हमें इन खाली जगह में फिलअप करना है। एस्मिश्चित् ग्रामे एकः खाली जगह अवसत। एक गांव में रहता था। कौन रहता था? कृषकः, किसान। तो इसमें आ जाएगा कृषकः। एकस्मिश्चित् ग्रामे एकः वृद्धः कृषकः अवसत। एक गांव में एक वृद्ध किसान रहता था। तस्य चत्वारः खाली जगह आसन। उसके 4 खाली जगह थे। कौन थे उसके 4? पुत्रः। तो सेकंड में आ जाएगा पुत्रः। तस्य चत्वारः पुत्रा आसन। उसके 4 पुत्र थे। परम ते खाली जगह अभवन। पर वे थे, वे क्या थे? अलसा यानी आलसी। तो इसके अंदर आ जाएगा थर्ड में अलसा। परम ते अलसा अभवन, परंतु वे आलसी थे। ते कृषि कार्य पितुः संयोगम न अकुर्वन्। वे कृषि कार्य में पिता का सहयोग नहीं करते थे। न च तेषां कृषि कार्य खाली जगह आसीत। इसमें आ जाएगा रुचि। वे न तो पिता को कृषि कार्य में सहयोग करते थे और न ही कृषि कार्य में उनकी रुचि थी। अस्मात् कारणात् वृद्ध कृषक चिंतितवान। इस कारण से वृद्ध कृषक ने सोचा। मरणासन्नवासरे वृद्धः कृषक सपुत्रान् अकथयत्। मरने के समय वृद्ध कृषक ने अपने पुत्रों से कहा, मम क्षेत्रेषु गुप्तम धनम वर्तते। मेरे खेत में गुप्त धन है। मम इसमें आएगा मरणान क्षेत्रान खनित्वा सुगुप्तम धनम प्राप्नुयात्। मेरे मरने के बाद खेत को खोदकर सुगुप्त धन यानी जो छुपा हुआ धन है वह प्राप्त कर लेना। पुत्रा एतत् श्रुत्वा प्रासीदन्। पुत्र यह सब सुनकर प्रसन्न हुए। निज पितुः मृत्यु पश्चात निज क्षेत्रान अकर्षण। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपने खेत को खोदा यानी कृषि कार्य किया। परम खाली जगह धनम न लब्धम। तो इसके अंदर आ जाएगा सुगुप्तम यानी छुपा हुआ। तो उनके पिता के मरने के बाद उन्होंने खेत में जाकर वहां पे खोदा, परंतु उनको वो छुपा हुआ धन नहीं मिला, नहीं प्राप्त हुआ। ते निराशा संजातः। वे निराश हो गए। अंते निज मातु प्रेरणा ते निज क्षेत्रेषु खाली जगह अवपन। यानी उसके बाद वह अपने मातु की प्रेरणा से उन्होंने अपने खेतों में क्या किया? बीजानी अवपन यानी बीजों को डाला। परिणाम स्वरूप प्रभुतम धान्यम अभवत। बहुत सारा धान्य हुआ यानी जो उन्होंने बीज डाले थे उस खेत के अंदर उससे उनको बहुत सारा धान्य प्राप्त हुआ। तस्य विक्रय
ते खाली जगह धनिन च संजाता, तो इसके अंदर हो जाएगा समृद्धा। तस्य विक्रयते समृद्धा धनिन च संजाता, उनके विक्रय से उनके पास बहुत सारा धन हुआ और उन्होंने इकट्ठा किया, वह सुख समृद्धि से भरपूर हो गए। अंते च ते स्वपितु सुगुप्त धनस्य रहस्यम अवबोधन, उसके बाद उन्होंने अपने पिता का छुपा हुआ धन का रहस्य ज्ञात किया। यानी ये कहानी है, एक गांव में एक वृद्ध किसान रहता था, उसके 4 पुत्र थे। वह चारों ही आलसी थे, वह कृषि कार्य में पिता को सहयोग नहीं करते थे और न ही उनको कृषि कार्य में कोई रुचि थी। इस कारण से उस वृद्ध किसान को चिंता हुई, तो मरने से पूर्व किसान ने अपने पुत्रों से कहा कि मेरे खेत में गुप्त धन है, मेरे मरने के पश्चात आप वहां जाना खेत में और वो गुप्त धन प्राप्त कर लेना। यह सुनकर जो पुत्र थे वो बहुत प्रसन्न हुए, तो अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वो अपने खेत आए और उन्होंने उस खेत को खोदा, पर वहां पे उनको गुप्त धन नहीं मिला। वे बहुत निराश हुए। फिर बाद में उनकी माता ने कहा, जब तुमने ये खेत खोद ही लिया है तब इसके अंदर बीज डाल लो। तो उन्होंने अपनी माता की प्रेरणा से उस खेत में बीज डाल दिए। उसके परिणाम स्वरूप वो बीज फले फूले और बहुत सारा धान्य हुआ। फिर उस धान्य को बेचकर उन्होंने बहुत सारे पैसे इकट्ठा किए और वे समृद्ध हो गए। अंत में उनको अपने पिता द्वारा दिया गया गुप्त धन का रहस्य का पता चला। यानी उनके पिता ने गुप्त धन के रूप में उनको यही सिखाना था कि हमें परिश्रम करना चाहिए। जब उन्होंने खेत को खोदा, फिर उसमें बीज रोपण करे, उससे फसल उगी, फिर उन फसलों को बेचकर वो धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। तो या तो आप ये इन शब्दों का प्रयोग करके आप ये कहानी भी पूरी कर सकते हैं। अब हमारी प्रश्न संख्या 21 है, अधोलिखितानां वाक्यानां घटनाक्रमानुसारेण क्रमायोजनम कुरुत, यानी नीचे लिखे गए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार क्रमायोजित करो। हमें एक घटना का क्रम दिया गया है, वो ऊपर नीचे दिया गया है, हमें उसे घटना के क्रम के अनुसार लिखना है। फर्स्ट लाइन है, उपरीत अवकरम शेप्तुम उद्यताम रोजलिन बाला प्रबोधयंती, यानी ऊपर से नीचे कचरा फेंकते हुए रोजलिन को बालक समझाते हैं। ख प्लास्टिकस्य विविधा पक्षान् विचारितुं पर्यावरण रक्षेण पशुनन्यादीन रक्षितुं बाला कृत निश्चया भवन्ति, यानी प्लास्टिक के दुष्प्रभाव को समझते हुए पर्यावरण संरक्षण और पशुओं की रक्षा के लिए बालकों ने दृढ़ निश्चय किया। ग्रहे प्रचंडो स्मरणा पीड़ितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति, गर्मी से पीड़ित घर से बालक एक एक करके बाहर आ गए। अन्ते बाला जल विहारम कृत्वा प्रसिद्धन्ति, अंत में बालक जल विहार करके या जल में स्नान करके प्रसन्न हुए। साग फला नामावरणे सह प्लास्टिक शुत्मपि खादन्ति धेनु बालका कदली फलानी भोजयन्ति, यानी सब्जियों के छिलकों और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक को खाती हुई गाय को उन बालकों ने केला खिलाया। वृक्षाणाम निरंतरम कर्तनेन उष्मावर्धनेन च दुखिता बाला नदी तीरम गंतुम प्रवृत्ता भवन्ति, अत्यधिक गर्मी के कारण और वृक्षों के निरंतर कटने से दुखी होकर बालक नदी के तीर जाने का निश्चय किया या नदी के तीर गए। नेक्स्ट, बाले सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्णम वक्रम यथा स्थानम प्रक्षिपन्ति, बालकों के साथ रोजलिन भी मार्ग में बिखरे हुए कचरे को उसके उचित स्थान पर डालती है, यानी कचरा पात्र में डालती है। मार्गे यत्र तत्र विकीर्णमकरम दृष्ट्वा पर्यावरण विषय चिंतिता बाला परस्परम विचार्यति, मार्ग में इधर उधर बिखरे हुए कचरों को देखकर पर्यावरण की चिंता पर बालक आपस में विचार करते हैं। तो ये हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जो ऊपर नीचे दिए गए हैं, हमें इन्हें घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। तो अब हम देखते हैं कि घटनाक्रम के अनुसार कौन सा सेंटेंस कहाँ आएगा। तो सबसे पहले आएगा, गृहे प्रचंडो स्मरणाम पीड़ितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति, यानी घर में अत्यधिक गर्मी से परेशान होकर सारे मित्र एक एक करके घर के बाहर आए। वृक्षाणां निरंतरं कर्तनेन उष्मावर्धेन च दुखिता बाला नदी तीरम गंतुम प्रवृत्ता भवन्ति, वृक्षों के निरंतर कटने और अत्यधिक उष्मावर्धन यानी अत्यधिक गर्मी से दुखी होकर बालक नदी तीर जाने का निश्चय किया या नदी के पास गए। मार्गे यत्र तत्र विकीर्णमकरम दृष्ट्वा पर्यावरण विषय चिंतिता बालाः परस्परम विचार्यति, मार्ग में इधर उधर बिखरे हुए कचरों को देखकर पर्यावरण के विषय में चिंता करते हुए बालकों ने परस्पर विचार किया।
उपरित अवकरम शेप्तुम उद्यताम रोजलिन बाला प्रबोधयंती। ऊपर से कचरा फेंकते हुए रोजलिन को बालकों ने समझाया। बाले सह रोजलिन अपि मार्गे विकिरणमकरम यथास्थानम प्रक्षिपन्ति। बालकों के साथ रोजलिन भी मार्ग में इधर उधर बिखरे हुए कचरों को उसके उचित स्थान पर फेंकती है। साग फलानाम वर्णे सह प्लास्टिक शुमपि खादंती धेनु बालकः कदली फलानी भोजयंती। यानी सब्जियों के कचरों और फलों के कचरों के साथ प्लास्टिक खाती हुई गाय को बालकों ने केले का भोजन कराया। प्लास्टिकस्य विविध पक्षान् विचारितुं पर्यावरण रक्षेण पशून्यदीन् रक्षितुं बाला कृतनिश्चया भवन्ति। यानी प्लास्टिक के विविध पक्षों को देखते हुए यानी उसके दुष्प्रभावों को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण के संबंध में और पशुओं के रक्षा के लिए बालकों ने निश्चय किया। अन्ते बाला जल विहारम कृत्वा प्रसिद्धंती। अंत में बालकों ने जल विहार करके प्रसन्न हुए। तो ये तो हो गया हमारा प्रश्न संख्या 21। अब हमारी प्रश्न संख्या 22 है। अधोलिखितेषु कश्चित् द्वयो श्लोकयो भावार्थम हिंदी भाषायाम लिखत। यानी हमें नीचे श्लोक दिए गए हैं 3, इनमें से किसी 2 श्लोक का अर्थ हमें हिंदी भाषा में लिखना है। तो हम एक एक करके तीनों श्लोक का अर्थ देखेंगे। तो सबसे पहला श्लोक है यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परिशोतोसो अंतरात्मन तत्प्रयत्नेन कुर्वित विपरीतम तु वर्जित। तो सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं। हिंदी भावार्थ। प्रस्तुत श्लोक में करने योग्य कर्म के बारे में कहा गया है कि जो कर्म या कार्य करने से हमारी अंतरात्मा यानी हृदय को संतोष प्राप्त होता है वह कार्य प्रयत्न पूर्वक शीघ्रता से करना चाहिए, किंतु जो इसके विपरीत हो अर्थात जिस कार्य से हृदय को संतोष प्राप्त नहीं होता है उस कार्य को छोड़ देना चाहिए। अब हमारा दूसरा श्लोक है इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्च जनानामियं संस्कृतानां बहुनां मतानां जनानां धरेयम् शीतौ राजते स्वर्ण भूमि। इस श्लोक का अर्थ है प्रस्तुत श्लोक में भारत देश की महिमा का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि भारत देश की भूमि ज्ञानियों, वैज्ञानिकों, विद्वानों और संस्कृतज्ञों से युक्त है। इस भूमि पर अनेक मतों वाले लोग रहते हैं। भारत की यह स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित है। अब हमारा तीसरा श्लोक है निस्सामी समस्ते संसारे मन्ये च कुटुंबकम वसुंधराम प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयम सुविवेका भारत जनता अहम। इस श्लोक का अर्थ है प्रस्तुत श्लोक में कवि भारतीय जनता की विशेषता बतलाते हुए कहता है कि भारतीय जनता संपूर्ण संसार में रहती है। वह पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानती है तथा भारतीय जनता सभी के लिए रुचिकर और कल्याणप्रद कार्य करती है। तो ये तो हो गया हमारा प्रश्न संख्या 22। इसमें 3 श्लोक दिए गए हैं। इसमें से कोई भी 2 श्लोक जिनके आपको भावार्थ अच्छी तरह से आते हो वो आप लिख सकते हो। अब हमारी प्रश्न संख्या 23 है गृहम शून्यम सुताम विना अथवा डिजी भारतम पाठ सारम हिंदी भाषायाम लिखित। तो हमारे बुक के जो 2 चैप्टर है ग्रहम शून्यम सुताविना या फिर डिजी भारतम, इन दोनों में से किसी एक पाठ का सार हमें हिंदी भाषा में लिखना है। तो हम बारी बारी से दोनों पाठ का सार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रहम शून्यम सुताविना का सार। ग्रहम शून्यम सुताविना इसका अर्थ होता है पुत्री के बिना घर सूना है। अब हम देखते हैं पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। पाठ के अनुसार राकेश अपनी गर्भवती पत्नी माला को गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग अर्थात पुत्र या पुत्री का पता लगाने हेतु चिकित्सक के पास भेजता है। रास्ते में राकेश की बहन शालिनी को जब वास्तविक बात का पता चलता है तो वह अत्यधिक क्रुद्ध होकर अपनी भाभी माला को वापस घर ले आती है। घर पर वह अपने भाई राकेश को इस घोर पाप करने की मंशा पर फटकारती है एवं उसे समझाती है। अपनी बहन की बात सुनकर राकेश को अत्यधिक पश्चाताप होता है। वह पुत्र एवं पुत्री को समान भाव देखने की प्रतिज्ञा करता है। इस प्रकार प्रस्तुत पाठ में नारी के महत्व को दर्शाते हुए भ्रूण हत्या करने को महापाप बतलाया गया है।
यानी पुत्री के बिना घर सुना है। इस पाठ में कन्या भ्रूण हत्या के बारे में बताया गया है कि आज भी समाज में कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, जिसे हमें रोकना चाहिए, ये घोर महापाप है। तो इस चैप्टर के अनुसार एक राकेश नाम का एक व्यक्ति होता है, वो अपनी गर्भवती पत्नी माला को चिकित्सक के पास भेजता है भ्रूण लिंग परीक्षण के लिए कि वह लड़का है या लड़की। तो जब वह जाती है तो रास्ते में जब उसकी बहन को पता चलता है कि मेरे भैया ऐसा काम कर रहा है, तो वो अपनी भाभी को वापस घर ले आती है और अपने भाई को समझाती है कि लिंग परीक्षण कराना ये गलत काम है, लड़के और लड़की को हमें समान दृष्टि से देखना चाहिए। तो तब राकेश को उसकी बात समझ में आ जाती है। तो अब ये तो हो गया गृहम शून्यम सुताविना चैप्टर का सारांश। अब हम देखते हैं डिजी भारतम का सारांश। तो डिजी भारतम का सारांश क्या है? प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। इसमें वैज्ञानिक प्रकृति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ व्यक्त किया गया है। इस समय बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि सभी जगह रुपयों के स्थान पर स्वीकार किए जाते हैं। बैंक के भी सभी कार्य कंप्यूटर द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अनेक प्रकार के ऐप मुद्रा से रहित लेन देन में सहायक है। आज कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल टिकट की, हवाई जहाज के टिकट की अनिवार्यता नहीं है। सभी टिकट हमारे मोबाइल फोन में ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित होते हैं, जिनको दिखलाकर हम अपनी यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता का आज अनुभव नहीं किया जाता है। सभी जगह कार्ड और ई बैंक के माध्यम से फीस आदान प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार आज हम एकमात्र मोबाइल फोन के माध्यम से सभी कार्य करने में समर्थ हैं। छात्रों को ज्ञानार्जन एवं समस्त प्रकार के लेन देन आदि के लिए मोबाइल फोन ही पर्याप्त है। वस्तुतः डिजिटल भारत की दिशा में हम तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। यानी डिजी इंडिया पार्ट में डिजिटल इंडिया के बारे में बताया गया है कि आजकल डिजिटल जमाना हो गया है, हमें रुपए रखने की आवश्यकता नहीं होती है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के द्वारा हम परचेज और सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें रेल टिकट, बस टिकट आदि भी यात्रा करने के लिए आवश्यकता नहीं है। ये सब हमारे फ़ोन में ईमेल के अंदर सुरक्षित हो सकता है, जिससे हम आसानी से यात्रा कर सकते हैं। और जब हम उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं तब भी हमें रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। सभी जगह ई कार्ड और ई बैंक के माध्यम से फीस का आदान प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार एकमात्र मोबाइल भी सभी कार्य करने में सक्षम है। तो इस प्रकार इस चैप्टर के अंतर्गत डिजिटल भारत की तरफ हम तीव्र हो रहे हैं, इस बारे में बताया गया है। यानी डिजिटल इंडिया बन रहा है, इस बारे में बताया गया है। अब हमारी प्रश्न संख्या 24 है। मंजुषातः पदानि चित्वा अनुशासनम विषयोपरि अष्टवाक्यानि रचित। यानी नीचे दिए गए पदों का प्रयोग करके अनुशासन पर 8 वाक्य लिखो। कौन कौन से शब्द दिए गए हैं? नियमानाम, महत्वम, प्रत्येकस्मिन्, सफलम, छात्रेभ्यः, प्रियः, अत्यंतम, कलह। या तो हमें इन शब्दों का प्रयोग करके अनुशासन पर 8 वाक्य लिखने हैं, अथवा रिक्त स्थानानि पूरित्वा प्रार्थना पत्रम लिखो। या फिर हमें नीचे दिए गए प्रार्थना पत्र के रिक्त स्थान को पूरा करके प्रार्थना पत्र लिखना है। कौन कौन से शब्द दिए गए हैं? रमेश, कारणात्, ज्वर पीड़िया, उदयपुरम, निवेदनम, आगंतुम, दत्वा, दिवसत्रयस्य। तो हमें ये दिए गए हैं, इससे हमें इस जो प्रार्थना पत्र दिया गया है इसको पूरा करना है। तो आपको जो भी अच्छे से आता है वो आप अटेंड कर सकते हैं। अब हम बारी बारी से दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं अनुशासन विषय पर 8 वाक्य। हमारा फर्स्ट वाक्य है, समाजे नियमानां पालनम अनुशासनम भवति। समाज में नियमों का पालन करना अनुशासन होता है। अब हमारी नेक्स्ट लाइन है, जीवने अनुशासनस्य विशेषम महत्वम भवति। जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व होता है। प्रत्येकस्मिन् पदे अनुशासनम आवश्यकम भवति। प्रत्येक पद में अनुशासन आवश्यक होता है। अब हमारी फोर्थ लाइन है, अनुशासनम विना किमपि कार्यम सफलम न भवति। अनुशासन के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। छात्रेभ्यः अनुशासनम व्यवस्थाये परम आवश्यकम अस्ति। छात्रों के लिए भी अनुशासन व्यवस्था परम आवश्यक है। अनुशासितः सर्वेभ्यः प्रिय भवति। अनुशासित सभी के लिए प्रिय होता है, यानी जो अनुशासन में रहता है वो सभी के लिए प्रिय होता है। सामाजिक व्यवस्थाये अनुशासनम अत्यंतम आवश्यकम अस्ति। सामाजिक व्यवस्था में भी अनुशासन अत्यंत आवश्यक होता है। यस्मिन् समाजे अनुशासनम न भवति तत्र सदैव कलह भवति।
जिस समाज में अनुशासन नहीं होता है वहाँ हमेशा झगड़ा होते रहते हैं। तो ये तो हो गया अनुशासन विषय पर 8 वाक्य। अब हम देखते हैं प्रार्थना पत्र। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सेवायाम, सेवा में, श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय। अब नीचे हम जगह का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे जगह क्या दी गई है, उदयपुरम। तो फर्स्ट खाली जगह में आ जाएगा उदयपुरम, उदयपुर। विषय त्रिदिवसस्य अवकाशार्थम, विषय क्या है, 3 दिवस के अवकाश के लिए। महोदय, महोदय, सविनयम, उसके बाद क्या आएगा, निवेदनम अस्ति यत अहम, सविनय निवेदन है कि मैं। अब उसके बाद क्या आएगा, ज्वर पीड़ाया यानी बुखार से पीड़ित, ज्वर पीड़ाया रुग्णो अस्मि यानी मैं बुखार से पीड़ित हूँ। अथ विद्यालय, इसलिए विद्यालय न शक्नोमि, क्या नहीं कर सकता हूँ, नहीं आ सकता हूँ, तो उसको कहेंगे हम आगंतुम। अतः विद्यालय आगंतुम न शक्नोमि, मैं ज्वर से पीड़ित हूँ यानी मुझे बुखार हो गया है, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। अस्मात्, फिर लिखेंगे हम कारणात्, इस कारण से। अस्मात् कारणात् दिनांकः, इस कारण से दिनांक 16/12/2026 तः 18/12/2026 पर्यंतम, यानी 16/12/2026 से 18/12/2026, या फिर आप कुछ भी डेट लिख सकते हो, आप जो आपको सही लगे आप वो डेट लिख सकते हो। पर्यंतम, फिर इसके बाद आ जाएगा दिवसत्रयस्य अवकाशम दत्वा प्रत्यार्थयन्तुं भवन्ति, इसलिए इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच मुझे अवकाश प्रदान करें। स धन्यवाद, धन्यवाद। भवताम आज्ञापालकः, आपका आज्ञापालक। कौन है आपका आज्ञापालक, रमेशः, रमेश। कक्षा 8वीं, क्लास 8, और इधर हम लिख देंगे दिनांक। तो इस तरह हमें इस खाली जगह को पूरा करना है। तो ये तो गई हमारी प्रश्न संख्या 24। अब हमारी प्रश्न संख्या 25 है। अब इसमें हमें एक पैराग्राफ दिया गया है और नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, यानी हमें इस गद्यांश को पढ़ना है, इसको समझना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर लिखने हैं। अगर आपको गद्यांश समझ में नहीं आया तो आप जब रीड करोगे तो आपको थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आ जाएगा, और फिर जब आप प्रश्न पढ़ोगे तो उस हिसाब से आप उसके आंसर लिख सकते हो। अब सबसे पहले जो हमें गद्यांश दिया गया है उसको रीड करते हैं और उसका अर्थ देखते हैं। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, इस प्रदेश में हस्तशिल्प प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तः प्राय वंशं वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। बांस का प्रयोग कपड़ों से लेकर घर निर्माण तक बहुत से कार्यों में किया जाता है। यतोहि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्य विद्यते, इसलिए यहाँ बांस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सांप्रतम वंशोद्योगोयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तोस्ति, स्थानीय बांस उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। अब हमें ये पैराग्राफ दिया गया है जिसका हिंदी अर्थ हमने अभी देखा है। नीचे क्या बोल रहा है, उपयुक्तम गद्यांशम पठित्वा अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखित, यानी उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर लिखो। कौन कौन से प्रश्न हैं, हम सबसे पहले देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रदेशे अस्मिन् केषां बाहुल्यं वर्तते, प्रदेश में किसका बाहुल्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो हमें फर्स्ट लाइन में दिया गया है प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, तो अब हम लिखेंगे प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। अब हमारा सेकंड है संप्रातम कह अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्नोत्स्ति, यानी किसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। तो देखो ये हमारी लास्ट लाइन में लिखा गया है संप्राप्तम वंशोद्योगयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्नोस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा संप्रातम वंशोद्योगः अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्नोस्ति। अब हमारा थर्ड प्रश्न है तत्र केषां वृक्षां प्राचुर्यं विद्यते, वहाँ कौन से वृक्ष प्राचुर्य मात्रा में यानी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो देखो सेकंड लाइन में लिखा गया है अत्र वंश वृक्षाणाम, यानी बांस के पेड़ प्राचुर्यम विद्यते, बांस के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे तत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, वहाँ बांस के पेड़ प्राचुर्य मात्रा में पाए जाते थे। अब हमारा लास्ट प्रश्न है गृह निर्माणे प्राय केषां वस्तूनां उपयोगम क्रियते, गृह निर्माण में किस वस्तु का प्रयोग प्राय किया जाता है। तो देखो हमारी फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन में लिखा गया है गृह निर्माण पर्यंत प्राय वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तुनां उपयोग क्रियते, यानी बांस के वृक्ष से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे गृह निर्माणे प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तुनां उपयोग क्रियते, यानी गृह निर्माण में प्राय बांस के पेड़ों से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करते हैं। तो ये तो होगी हमारा संस्कृत का मॉडल पेपर नंबर 3
विथ सॉल्यूशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोस मेरे चैनल पर बनाए गए हैं, आप उन्हें वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।